हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस बार जो मैं आपको पहले थोड़ा सा आइडिया दे दूं। आज मैं करंट अफेयर्स की एक क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। अभी ऐसे राइटिंग को अभी थोड़ा सा अपन होल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि इस वीक से आपका करंट अफेयर्स और जो बाकी की चीज़ें वो शुरू हो जाएं। तो मैं दो तरीके आपको बता देता हूँ कि दो तरीके से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तो ये कि मैं पहले आपको हर मंथ का साइंस एंड टेक या ये बता दूं, जैसे कि जून से अपन स्टार्ट करें तो जून के बाद फिर अपन सिर्फ साइंस एंड टेक ही साइंस एंड टेक देखें। हर मतलब कि पहले जून का देख लें, फिर जुलाई का देख लें, फिर अगस्त का देख लें, सितंबर का देख लें, अक्टूबर का देख लें, नवंबर का भी जो जो चीज़ कंप्लीट हो गई है। या फिर मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि पहले हर मंथ का मैं आपको एक पीडीएफ बना देता हूँ। जैसे मैंने इस बार क्या किया, मैं आपको दिखाऊंगा। लास्ट ईयर तक हम ऐसे पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करते थे, मतलब कि प्रोवाइड करते थे लेकिन वो पीपीटी के फॉर्म में करते थे, अगर आपको याद हो तो इस साल मैंने एक चीज़ सोची है। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड पीडीएफ रहेगी, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इस पीडीएफ को अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे आपको दिख रहेगी। प्रीलिम्स के लिए अलग पीडीएफ निकालेंगे हम, मेंस के लिए अलग पीडीएफ। जब अपन मेंस वाला करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे तो हम डिफरेंट पीडीएफ में रहेगा, लेकिन मेंस का भी अगर कोई कंटेंट प्री में काम हो रहा है तो हम उसको इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है जून 2021 यानी कि जून 2021 की पीडीएफ कंप्लीट कर दी है मैंने। तो ये करंट अफेयर्स केवल और केवल स्टैटिक पार्ट, सॉरी केवल और केवल करंट अफेयर्स वाले पार्ट के लिए, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी 2022 एग्जाम्स मेड सिंपल की तरफ से ये बन रही है। और इसमें मैंने क्या किया है इस बार कि इसको बिल्कुल सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया है। तो अगर आप पीपीटी देखेंगे तो आपको पीडीएफ देखेंगे तो इस पीडीएफ में बहुत ईजी, और आप जहां पे भी क्लिक कर देंगे ना आप उसी न्यूज़ में पहुंच जाओगे। तो ये मैंने इस बार पीडीएफ जो है आपके लिए बनाई है। ऐसा मैंने अभी तक नहीं बनाता था, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि आपका काम थोड़ा ईजी रहे, और ये पीडीएफ बाकी हर कोचिंग से ज़्यादा बेटर रहेगी। दैट इज़ माई गारंटी। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि बाकी किसी भी कोचिंग, किसी भी मैगजीन को आप पढ़ रहे हैं उन सबसे बेटर है, क्योंकि ये बिल्कुल छटा हुआ मटेरियल है। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं रहेगी जो आपको यूज़ की ना हो। और आपको मैं बताऊँ, मतलब इररेलेवेंट फीडिंग मैं आपके दिमाग में नहीं करूंगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट जो कि आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफेंस का सेक्शन अलग दिख रहा है आपको, सोसाइटी का सेक्शन अलग है, इकोनॉमिक्स का सेक्शन अलग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन अलग है, इंटरनेशनल सेक्शन मैंने अलग कर दिया है, हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर अलग कर दिया है, पॉलिटी मैंने अलग कर दी है, स्कीम अलग कर दी है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट मैंने अलग कर दिया है, ज्योग्राफी प्लस मैप मैंने अलग कर दिया। तो आप देखेंगे कि छोटे से छोटा भी डिवीजन अगर मुझे लगा है तो मैंने किया है। तो दो तरीके से अपन कर सकते हैं, या तो अपन मंथ वाइज कंप्लीट करें। मंथ में भी मैं सेपरेट टॉपिक्स बनाऊंगा, सेपरेट टॉपिक्स, मतलब कि एक दिन अगर मैं बनाऊंगा जून का साइंस एंड टेक, फिर अगली क्लास में जून का ही आपका इंटरनेशनल रिलेशन, फिर नेक्स्ट क्लास में जून का आपका आर्ट एंड कल्चर रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, या मैप रहेगा, या पॉलिटी रहेगा, या इकोनॉमी रहेगा, जो भी रहेगा। मतलब वो एक मंथ वाइज रहेगा, मंथ के अंदर आपके पूरा डिवीजन रहेगा। दूसरा तरीका है कि अपन सिर्फ साइंस एंड टेक की पहले क्लासेस करते जाएं, है ना। तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करिएगा। ग्रुप आपका बना हुआ है, ग्रुप के अगर आप लोग चाहें तो एडमिन मैसेज कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर दीजिए, या इसी वीडियो के कमेंट में आप मुझे बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ जो लोग चाहेंगे मैं उस तरीके से करूँगा, ठीक है ना। आज की क्लास चूंकि पहली क्लास है तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कोई एक टॉपिक, जैसे कि डिफेंस के चीज़ें, या फिर आप बोलेंगे तो इकोनॉमिक्स की चीज़ें मैं आपको करा देता हूं, या फिर आप बोलेंगे तो साइंस एंड टेक करा देता हूं, ठीक है ना। तो कुछ भी जैसा आपको लगे मैं वैसा करा देता हूं। दिस इज द मंथ ऑफ जून, हम स्टार्ट करते हैं आज। या आप कहो तो मैं एक दो टॉपिक हर टॉपिक के स्टार्ट करता हूँ, आपको थोड़ा एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। दिस विल बी द थिंग। एंड इस वीडियो को अपन एक डेमो वीडियो के रूप में यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। वी विल यूज़ दिस वीडियो एज अ डेमो वीडियो, ठीक है ना। तो सबके लिए ओपन रहेगा। जो लोग और भी पार्ट बनना चाहते हैं, इस सीरीज का अभी पार्ट नहीं है, तो वो लोग भी सीरीज का पार्ट बन जाएं। और दोनों तरीकों में से जो बेटर तरीका आपको लगता है कि मंथ के अंदर आपको सारे डिवीजन चाहिए आपको वीडियो में, कि आपको अलग अलग मंथ्स का पहले डिफेंस, अलग अलग मंथ का सोसाइटी, अलग अलग मंथ का इकोनॉमिक्स, अलग अलग मंथ का मैप प्लस ज्योग्राफी, किस तरीके से चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। आज हम सबके एक दो टॉपिक्स देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है एज अ डेमो वीडियो के रूप में। आज आप जो चीज बताएंगे उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास उस पे रहेगी। नेक्स्ट क्लास विल बी ओनली फॉर दोज हु आर पार्ट ऑफ दिस सीरीज। ये क्लास हम ओपन कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है, अभी तक नहीं ज्वाइन हुआ है, तो वो प्लीज ज्वाइन कर लेना, और नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मुझे लिंक जो है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले मैं साइंस एंड टेक के एक दो टॉपिक उठाता हूं। जैसे सबसे पहले फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के बारे में अपन देखते हैं।
ठीक है ना। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें फॉस्फेटिक नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड का यूज हुआ है। तो इसमें अलग अलग प्राइमरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं। मतलब सबसे पहले आपको याद रखना है कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल क्या हैं। तो अपने नोट्स में ये नोट्स आपको मिलेगी। आप लोग जो लोग पार्ट नहीं है वो लोग जरूर इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये डेमो क्लास है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो ज्ञान की आपको बताऊंगा ही मैं। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के एग्जांपल्स में आता है फॉस्फोरिक एसिड यूज होता है, अमोनियम फॉस्फेट आएगा, सुपर फॉस्फेट आएगा एंड ट्रिपल सुपर फॉस्फेट आएगा। तो फॉस्फोरिक एसिड, अमोनियम फॉस्फेट, नॉर्मल सुपर फॉस्फेट एंड ट्रिपल सुपर फॉस्फेट आएगा। Phosphoric acid is sold as is or is used as an intermediate in producing other phosphatic fertilizers। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो फॉस्फोरिक एसिड इसमें यूज हो रहा है वो एक इंटरमीडिएट के रूप में यूज होता है फॉर प्रोड्यूसिंग सम अदर फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। जो सबसे ज्यादा फेवर्ड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है वो है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है ना। तो आपसे कई भी ऐसा पूछ सकते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड जो होता है, फॉस्फोरिक एसिड को एज अ फाइनल प्रोडक्ट यूज किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में यूज होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। इसके अलावा जो नॉर्मल सुपर फॉस्फेट होता है उसमें फॉस्फोरस की क्वांटिटी थोड़ा कम होती है और इसकी कॉस्ट भी थोड़ा कम पड़ती है। ठीक है ना। एंड वहीं पे ट्रिपल सुपर फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो उसमें हाई फॉस्फोरस होता है एंड उसकी कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा रहती है। ठीक है ना। अब मोस्ट कॉमन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया, मोनो अमोनियम फॉस्फेट हो गया। ठीक है ना। फिर एनपीके फर्टिलाइजर्स यूज हम करते हैं, एसएसपी फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं। तो ये कॉमन जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है उनके एग्जांपल हो गए। ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मोस्ट कॉमन कौन सा हो गया, डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया, मोनो अमोनियम फॉस्फेट हो गया, एनपीके फॉस्फेट हो गया एंड देन एसएसपी हो गया। फिर डाई अमोनियम फॉस्फेट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है वो डीएपी है, यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट है। ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा। एंड इसकी जो एक्चुअली न्यूट्रिएंट कैपेसिटी भी अच्छी होती है, न्यूट्रिएंट कंटेंट भी इसमें काफी ज्यादा रहता है एंड इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है वो भी बहुत ज्यादा सुटेबल रहता है फॉर यूजिंग दिस एज अ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। ठीक है ना। अब ये जो डीएपी है ये एक्सीलेंट सोर्स किसका है, फॉस्फोरस का है एंड नाइट्रोजन का भी है। डाई अमोनियम है ना, अमोनियम में नाइट्रोजन भी मिल जाता है। जब अमोनियम की आप बात करेंगे तो अमोनिया का क्या होता है, NH4 और उसके बाद डाई है यानी 2 लगा हुआ है, तो हमको नाइट्रोजन भी मिलता है। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए, आप सबको पता है। इसके अलावा एक एनपीके है ना, एनपीके फर्टिलाइजर्स हम सब जानते हैं, कई बार नाम सुना है, पोटेशियम फॉस्फोरस, जो नाइट्रोजन पोटेशियम सोडियम फर्टिलाइजर्स होते हैं, एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एनपीके में जो ये फर्टिलाइजर, इसको कंपाउंड फर्टिलाइजर बोलते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि इसको कंपाउंड फर्टिलाइजर बोलते हैं। एंड क्योंकि कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें तीनों न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं। दिस इज नोन एज कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द 3 न्यूट्रिएंट्स, जिसमें नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है और पोटेशियम भी है। तो अब मैं इस टॉपिक को रिवाइज करा दूं आप लोग को। तो इसमें जो मेन चीजें आपसे पूछी जाएंगी उसमें ये पहली चीज आपको याद रखनी है कि फॉस्फोरिक एसिड जो रहता है वो एक इंटरमीडिएट के रूप में यूज होता है। ठीक है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है, जैसे इसमें जो मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर है वर्ल्ड का वो है डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी, जो कि फॉस्फोरस के साथ साथ नाइट्रोजन का भी है। मैंने आपको रीजन बताया कि NH4 का होल पावर 2 लगा हुआ है, यानी कि उसका डाई अमोनियम है वो है। एनपीके को मैंने आपको बताया कि ये एक कंपाउंड फर्टिलाइजर है। कंपाउंड फर्टिलाइजर क्यों, क्योंकि इसमें तीनों न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है एंड पोटेशियम भी है। प्रोपोर्शन तीनों का अलग रहता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि डीएपी जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत परफेक्ट रहती है, प्लस उसका रिलेटिव जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो भी ज्यादा है। नॉर्मल सुपर फॉस्फेट के केस में आपको बता दिया कि नॉर्मल सुपर फॉस्फेट में कम फॉस्फोरस रहता है। ठीक है ना। और जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनमें फॉस्फोरिक एसिड, अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होगा, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। और ये आपको याद रखना है कि फॉस्फोरिक एसिड को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग सम अदर फॉस्फेटिक एसिड। तो ये आपको चीज याद रखना है, दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ठीक है ना। अब आपको अगली चीज याद रखना है, एग्री स्टैक। व्हाट इज दिस एग्री
स्टैक, हम बात कर रहे हैं एग्री स्टैक की, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फैमिली वेलफेयर इंटर कर रही है एक एमओयू माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, तो ये कौन सी डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर जो है वो किसके साथ एमओयू का साइन कर रही है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ साइन कर रही है, जिसमें वो एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं 100 विलेजेस के साथ, ठीक है ना। पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा 100 विलेजेस के साथ, जिसके थ्रू एक यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस बनाया जाएगा। यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि ऑब्वियस सी बात है, यूनिफाइड मतलब कि सारी जो सर्विसेज फार्मर्स को दी जाती है उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा और इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया जाएगा। तो एग्री स्टैक क्या हो गया? एग्री स्टैक एक्चुअली में वो प्लेटफॉर्म हो गया, वो स्कीम हो गई, वो डेटाबेस हो गया, वो टेक्नोलॉजी हो गई, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपके फार्मर्स के साथ 100 जो विलेजेस हैं वहां पे उनके साथ पायलट स्टार्ट होगा और क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके फार्मर्स को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें याद रखना था, जो मैंने पहला फैक्ट बताया कि माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर आपको याद रखना है। इसके अलावा एग्री स्टैक है क्या? तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज, एक्चुअली में कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है या डिजिटल डेटाबेस आप यूज करो, जो कि एक कहना चाहिए कि फार्मिंग को और ज्यादा एडवांस्ड, फार्मिंग में और ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाने के लिए ये एक तरीके से डेटाबेस और ये सब बनाया जा रहा है, ताकि जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है, स्मार्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर है, उसको प्रमोट किया जा सके। तो एग्री स्टैक उस काम से आता है, ये आपको याद रखना है। यहां पे देखो एक फोटोग्राफ भी यहां पे लगी है, व्हाट इज दिस एग्री स्टैक। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी, देयर वाज अ रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग ओनली एंड द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम, जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी ऑन डबलिंग द फार्मर्स इनकम, उसने जो किया है, उसने कहा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस का यूज करना है और डेटा आपको इकट्ठा करना है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, एंड वो सर्विसेज फार्मर्स को प्रोवाइड करनी है। डेटा के हिसाब से आपको सॉइल की क्वालिटी के बारे में डेटा करना है, फार्मर्स को आपको नॉलेज देना है, प्राइजेस के बारे में देना है, क्या किस चीज को बोने से फायदा होगा, ये सारी चीजें। तो अब आपको अगर एग्री स्टैक के बारे में कुछ चीज जाननी है, जैसे कि किस तरीके का डेटा जो है इसमें कलेक्ट होगा, सो द डेटा दैट इज टू बी कलेक्टेड अंडर दिस एग्री स्टैक, इसमें पर्सनल डिटेल्स रहेंगी, लैंड की प्रोफाइल इसके अंतर्गत रहेगी, प्रोडक्शन की डिटेल्स इसमें रहेंगी, फाइनेंशियल डिटेल्स भी रहेंगी, जैसे फार्मर्स की फाइनेंशियल डिटेल्स भी इसके अंदर लाई जाएगी। बेनिफिट्स क्या है कि फॉर्मल क्रेडिट, जैसे फार्मर्स को क्रेडिट की सर्विस प्रोवाइड करनी है वो देंगे, इनपुट मतलब सीड्स की क्वालिटी इंप्रूव रहेगी, फर्टिलाइजर्स टाइमली आपको मिल जाएंगे, एंड मार्केटिंग एंड प्राइस डिस्कवरी, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मार्केटिंग इजी कर दी जाएगी और फार्मर्स को ये पता रहेगा कहाँ बेचने से कितना प्रॉफिट होगा, क्या है ये सारी। कुछ इश्यूज भी हैं क्या इसके अंदर? ऑब्वियस सी बात है, जहां भी डेटा इन्वॉल्व होगा वहां पे इश्यूज होगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि फार्मर्स के साथ कंसल्टेशन नहीं किया गया है, एंड कई लोग ये कह रहे हैं कि एक्चुअली में ट्रांसपेरेंसी एंड फार्मर्स राइट्स, इन सब चीजों का वायलेशन है। अकाउंटेबिलिटी कौन रखेगा? डेटा आप माइक्रोसॉफ्ट को दे रहे हैं, वो तो एक प्राइवेट एंटिटी है, उस डेटा को क्या कर सकती है, कुछ भी किसी तरीके से यूज कर, सेफ्टी क्या है ना। इसके अलावा फार्मर्स की एबिलिटी का, इन टेक्नोलॉजी के आने से फार्मर्स के जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कम ना हो जाए। तो ये सारी चीजें, कुछ इश्यूज ऑब्वियस सी बात है वहां पे हैं, लेकिन ये मैंने ओवरऑल आपको एक आइडिया दे दिया। अगली जो न्यूज है वह है ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन। अब ग्रे मैटर सबसे पहले क्या होता है? ये ब्रेन, इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द ब्रेन्स न्यूरोनल सेल बॉडीज। ब्रेन की जो सबसे अधिक न्यूरोनल सेल बॉडीज होती हैं वो ग्रे मैटर में ही रहती है। सबसे पहली चीज तो रहता है कि ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज रहती हैं, न्यूरॉन आप सबको पता है कि जो मैसेज होता है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, वो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रेवल करता है। मतलब न्यूरॉन में आया, उसमें दो पार्ट रहते हैं, एक होता है डेंड्राइट वाला पार्ट रहता है, फिर उसके बीच में एक एक्सॉन रहता है जहां से वो पास करता है ना, सिनैप्स रीजन रहता है। इस तरीके से एक सेल रहती है, आप सबको पता होना चाहिए। तो ये आपको एक डायग्राम भी दिख रहा होगा, जैसे ये न्यूरॉन है। इस सीरीज में ऐसे ही मैं आपको कंटेंट बताऊंगा, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इंटरनेट का भी अपन यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी रखूंगा मैं, तो आप अगर लाइव क्लासेस रहेंगी जब भी दिन, तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, स्टैटिक के बारे में भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपको जिस तरीके से काम करना है आप उस तरीके से काम करिए, मज़ा आने वाला है। बस इस सीरीज में मज़ा बहुत आने वाला है। ये तो चलो ठीक है, डेमो है, मैं इतना सीरियसली डेमो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो
ये आपको न्यूरॉन का डायग्राम दिख रहा होगा। सबसे पहले मैंने सेल बॉडी की बात की तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सेल बॉडी आपका बिल्कुल ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। दिस इज द एक सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये सेल बॉडी आपकी इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर रहती है, ठीक है ना। तो आप ये याद रख सकते हैं। फिर ये जो इसमें छोटे छोटे इस तरीके से आपको लिख रहे हैं ना, ये डेंड्राइट्स दिख रहे हैं। डेंड्राइट एक्चुअली में मैसेज रिसीव करते हैं दूसरे सेल्स के साथ। फंक्शन सबके याद रखना, डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव करते हैं। फिर ये मैसेज जो है ये इस बीच में एक ये ट्यूब दिख रही है आपको, ये एक्सॉन है। ये एक्चुअली में एक्सॉन जो है वो रास्ता होता है, ये पैसेज होता है जहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो ट्रेवल करती है। तो ये देखो ये डायरेक्शन यही है ना, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की तरह ये सिग्नल ट्रेवल कर रहा है। फिर लास्ट में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये आपका टर्मिनल बटन्स कहलाते हैं, लास्ट वाले। और ये जो लास्ट ये आपका सिनेप्टिक रीजन कहलाता है। दिस इज द सिनेप्टिक, इसको टेलोन्ड्रिया बोलते हैं, है ना, टेलियोन्ड्रिया भी कहते हैं यहां से। और ये फिर अगले डेंड्राइट से कनेक्टेड रहता है, देखो ये, और इसके आगे ये फिर दूसरा डेंड्राइट कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। अब ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है। तो इस तरीके से ही मैसेज ट्रेवल होता है। एक डेंड्राइट से एक्सॉन में गया, एक्सॉन से सिनेप्टिक रीजन में गया, सिनेप्टिक रीजन के बाद दोबारा डेंड्राइट में चला गया, डेंड्राइट से फिर ये एक्सॉन में गया। और ये एक्सॉन जो है वो कवर्ड रहती है माइलिन शीथ से। ये आपको स्पेलिंग दिख रही होगी, ये माइलिन शीथ ये कवर करती है एक्सॉन को ऑफ द न्यूरॉन्स एंड हेल्प द स्पीड न्यूरल इंपल्सेस। तो जल्दी से मतलब स्पीड को बढ़ाने का काम करती है न्यूरल इंपल्सेस की। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा न्यूरॉन्स के बारे में। तो ये तो था न्यूरॉन के बारे में। अब ग्रे मैटर जो रहता है वो कंटेन करता है मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन सेल बॉडी। जो हम सेल बॉडी दिखाया था मैंने आपको, न्यूरॉन की मोस्ट ऑफ द सेल बॉडी जो रहती है वो ग्रे मैटर में ही रहती है, ब्रेन के अंदर का हिस्सा है। लेट मी शो यू दैट एज वेल। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था, आप ये डायग्राम देखो, इसमें आपको ग्रे मैटर दिख रहा है। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन ब्रेन है। ब्रेन में आपको ये साइड में ये बीच में जुड़ा हुआ ये आपको दिख रहा होगा, ये ग्रे मैटर रीजन है, ग्रे से है। और बीच में आपका व्हाइट मैटर रीजन है। तो ग्रे मैटर जो रीजन है वो 40% ऑफ द ब्रेन आपका एक्यूमुलेट करता है। व्हाइट मैटर जो होता है वो आपका 60% ऑफ द ब्रेन एक्यूमुलेट करता है। तो ग्रे मैटर इज एक्चुअली 40% ऑफ द ब्रेन, व्हाइट मैटर इज एक्चुअली 60% ऑफ द ब्रेन। तो ग्रे मैटर की बात करें तो कंटेन्स मोस्ट ऑफ द ब्रेन्स न्यूरॉन सेल बॉडी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन की सबसे अधिक सेल बॉडी जो रहती है वो ग्रे मैटर में रहती है। फुल्ली डेवलप्स वंस अ पर्सन रीचेज हिज 20s, जब आप 20 की एज पहुंचेंगे तो आपका ग्रे मैटर डेवलप हो जाएगा। काम क्या करता है? इट कंडक्ट्स प्रोसेसेस एंड सेंड्स इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ग्रे मैटर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो कंडक्ट करता है, प्रोसेस करता है और सेंड करता है इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। अगला जो है आपका व्हाइट मैटर, मैं बता रहा था 60% ऑफ द ब्रेन जो कंटेंट रहता है। इट इज मेड अप ऑफ बंडल्स विच कनेक्ट्स वेरियस ग्रे मैटर एरियाज। तो ग्रे मैटर एरियाज को देखो कनेक्ट करने का ये बंडल है, आप देख रहे हो ना, ये बीच में भरा हुआ है, एक्चुअली में एक कनेक्शन की तरह काम कर रहा है जो वेरियस ग्रे मैटर्स को कनेक्ट कर रहा है। ये भी 20s में और मिडिल एजेस में आते आते पीक करता है। ये मेन क्या काम करता है? इट इंटरप्रेट्स सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेरियस पार्ट्स से आने वाली इंफॉर्मेशन, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, उसको प्रोसेस करने का काम ये करता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना। अब ये न्यूज में क्यों था? तो न्यूज में एक्चुअली में ये इसलिए था क्योंकि रिसर्चर्स का ये कहना है कि कोविड इज कॉजिंग एक्चुअली मेमोरी प्रॉब्लम्स बाय लॉस ऑफ द ग्रे मैटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो चूंकि कंडक्ट और प्रोसेस भी करता है ना आपकी इंफॉर्मेशन को, तो अगर कोविड हुआ है तो वो उसके कारण क्या हो रहा है? मेमोरी प्रॉब्लम्स हो रही है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द ग्रे मैटर। तो ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है ना। ये दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें अभी तक बताई है जो चीज है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बताता हूं, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या होता है। व्हाट इज दिस गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च? तो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च एक्चुअली में जो ये आपको टर्म दिख रहा होगा, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, ये एक्चुअली में वायरोलॉजी का एक टर्म है। इट्स अ टर्म ऑफ वायरोलॉजी जो कि इन्वॉल्व करता है डेलिबरेटली अल्टरिंग एन ऑर्गेनिज्म इन द लैब, अल्टरिंग अ जीन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या फिर इंट्रोड्यूसिंग म्यूटेशन। तीनों चीजें जो मैंने बोली एक ही चीज है। जब आप जानबूझ करके किसी एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आप किसी ऑर्गेनिज्म को लैब में लाते हो, उसका जीन अल्टर करते हो, या उसके अंदर म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करते हो, या फिर उसके पैथोजन किस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं, ये सारी चीजें जानते हो, या उसका विरुलेंस या उसकी इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में जानते हो, तो ये कहलाती है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। मतलब कि यू आर डूइंग दैट रिसर्च
to understand how the pathogens are traveling, how the pathogens are transmitted, how that organism is getting virus, how that animal is generating immunogenicity. तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के अंदर आती हैं. इसमें आप बेसिकली जीन्स को मैनिपुलेट करते हो पैथोजेंस को स्टडी करने के लिए, है ना. एंड कई बार ये पैथोजेंस को और डेडली भी बना देते हैं, है ना. कई बार जो डेडली पैथोजेंस होते हैं उनके बारे में जानकारी भी मिल जाती है. तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तो कुछ साइंस की मैंने न्यूज आज आप लोगों के साथ डिस्कस की है. एक आध में आर्ट एंड कल्चर की भी कर ले. तो जैसा कि मैंने कहा कि डेमो वीडियो है, अगर आप अभी भी पार्ट नहीं है सीरीज का तो पार्ट बन सकते हैं. बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. इतनी ही एनर्जी के साथ और ज्यादा एनर्जी के साथ हम पढ़ाई करेंगे इस सीरीज में. तो इफ यू हैवंट बीन अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज यू कैन ज्वाइन अस एज ऑफ नाउ ऑल्सो. हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में जाते हैं. तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे. तो लेट अस गो देयर. जैसे मैंने आपको बताया कि आप जस्ट क्लिक कर देंगे और आप वहां पहुंच जाएंगे. तो बिल्कुल इसी तरीके से ये पीपीटी बनाई गई है. आर्ट एंड कल्चर में हम बात करते हैं अवनिंद्रनाथ टैगोर जी की हम बात करेंगे. 150th बर्थ एनिवर्सरी जो है 7 अगस्त को इनकी थी. अवनिंद्रनाथ टैगोर बहुत ही बड़ा नाम है हिस्ट्री में. अगर हम देखें तो ही इज वेरी बिग नेम, रिनाउंड नेम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. अवनिंद्रनाथ टैगोर वॉज द नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. He was one of the most prominent artists of the Bengal School of Art. He was an artist. आप बोल सकते हैं कि अवनिंद्रनाथ टैगोर was an artist. 7 अगस्त 1871 को उनका बर्थ हुआ था. And Indian Society of Oriental Art के he was the creator of that. तो याद रखिएगा जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ कि he was the principal artist and the creator of Indian Society of Oriental Art. तो Indian Society of Oriental Art के ये creator माने जाते हैं. And he was the nephew of रविंद्रनाथ टैगोर जी. आप इसको याद रखिएगा. इनका सबसे जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग था ना वो पेंटिंग था भारत माता के नाम से. ठीक है ना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग ऑफ अवनिंद्रनाथ टैगोर वाज द भारत माता पेंटिंग. आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग. इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो हम एक एक करके देख लेते हैं. सबसे पहली चीज, ही क्रिएटेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट. जैसे मैंने आपको बताया इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इन्होंने बनाया और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को बहुत ज्यादा इन्होंने प्रमोट किया. इसके अलावा ही बिलीव्ड दैट इंडियन आर्ट एंड इट्स आर्ट फॉर्म्स गेव इंपॉर्टेंस टू स्पिरिचुअलिटी एज अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ द वेस्ट विच फोकस्ड ऑन इंपीरियलिज्म. ये भी आपको चीजें याद रखनी है. एक्चुअली में इन्होंने फोकस किया था और कहा था कि हमारा जो आर्ट फॉर्म है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमको मूव करता है, ना कि वेस्ट के जैसा जो कि मटेरियलिज्म की तरफ मूव करता है. ठीक है ना. दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द वर्क्स रिवॉल्व्ड अराउंड द हिंदू फिलॉसफी. ऑब्वियसली बात है ही वाज फिलोसोफाइजिंग द हिंदू philosophy and his idea was on modernizing the Mughal and Rajput paintings as well. इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग है वो है आपकी भारत माता की पेंटिंग. तो लेट मी शो यू द भारत माता पेंटिंग. इसके अलावा द पासिंग ऑफ शाहजहां इज इंपॉर्टेंट. माई मदर एक पेंटिंग है इनकी वो भी इंपॉर्टेंट है. फेरी लैंड इलिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है. जर्नीज एंड भी इंपॉर्टेंट है. अब ये सारे नाम मैंने क्यों दिए, क्योंकि देखो यूपीएससी आपसे एक सवाल पूछ सकता है. किस तरीके का सवाल? तो ये सवाल आपको दिख रहा होगा. पासिंग ऑफ शाहजहां कॉमा माई मदर आर वॉट. सिंपल क्वेश्चन आ सकता है. पासिंग ऑफ शाहजहां कॉमा माई मदर. अब आपको अगर एग्जैक्टली पासिंग ऑफ शाहजहां नहीं पता तो आप इस आंसर को नहीं कर सकते. अगर आपको पता है कि पासिंग ऑफ शाहजहां इज द पेंटिंग तो आप कर लेंगे. तो ये इनके फेमस वर्क्स हैं. पासिंग ऑफ शाहजहां, माई मदर, जो एक्चुअली दे आर एक्चुअली पेंटिंग्स. तो इसमें ऑप्शन का देगा दे आर नॉवेल्स, दे आर पेंटिंग्स, दे आर पोएम्स, दे आर नन ऑफ द अदर्स. तो इस तरीके से आपको ट्रैप किया जा सकता है. तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. अब हम बात कर रहे थे भारत माता की पेंटिंग की. तो ये पेंटिंग जो आपको दिख रही है ये है भारत माता की पेंटिंग. अब यहाँ पे देखो 4 हैंड्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, 4 हाथ दिख रहे होंगे. एक हाथ में ये पैडी है. दिस इज द पैडी, शीव्स ऑफ पैडी. दिस इज अ बुक इन वन हैंड, देन अ पीस ऑफ व्हाइट क्लॉथ इन द अदर हैंड, एंड देन एक रुद्राक्ष का जो गार्लैंड है या माला है कहना चाहिए, दैट इज देयर. तो ये 4 चीजें आपको दिखेंगी. दिस इज द फेमस भारत माता पेंटिंग बाय अवनिंद्रनाथ टैगोर दैट वाज क्रिएटेड इन 1905. एक्चुअली में ये स्वराज और स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए उस समय किया गया था.
था, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, आप इसको याद रखेगा। फिर मैं आपको एक और पेंटिंग दिखाता हूँ, ये पासिंग ऑफ शाहजहां की बात हम करते हैं पेंटिंग में, तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है, दिस इज द पासिंग ऑफ द शाहजहां पेंटिंग, जो फेमस रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। ये मैं आपको दिखाना चाहता था ताकि आपको थोड़ा सा सीखने को मिले। इसके अलावा उनका बहुत बड़ा एक योगदान था टू द लिटरेचर एज वेल, ठीक है ना। बहुत सारे उनके लिटरेरी वर्क हैं जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड थे, जिसमें बूदो अंगला, खिरेर पुतुल, राज काहिनी, दीज आर द बेस्ट बंगाली चिल्ड्रंस लिटरेचर। बूदो अंगला, देन खिरेर पुतुल, देन राज काहिनी, दीज आर द वर्क्स। इसके अलावा इन रविंद्रनाथ टैगोर मतलब ये अरेबियन नाइट सीरीज जो थी वाज वन ऑफ हिज नोटेबल वर्क्स। तो इनके कुछ वर्क्स में अरेबियन नाइट सीरीज भी आता है, रविंद्रनाथ टैगोर के ही वर्क्स में आता है, दैट इज। और ये भारत माता की पेंटिंग है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो दीज आर सम ऑफ द न्यूज़। इसी टर्म्स में आज आप लोग मुझे बता दीजिए कि किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एक मंथ के अंदर की सारी न्यूज़ आइटम्स इसी तरीके से मिक्स कि आपको मैं अलग अलग डेज में मतलब पहले मैं हर महीने का करंट साइंस एंड टेक कर लूँ, फिर हर महीने का आपके साथ बाकी चीज़ें कर लूँ। तो अभी अपन ये मुझे आप ज़रूर क्लियर करके बताइएगा। जो लोग नहीं पार्ट हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं सीरीज़ को, अभी भी दे कैन स्टिल ज्वाइन द सीरीज़, एंड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में है। सो बी अ पार्ट ऑफ द सीरीज़, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऐसे राइटिंग की क्लासेस हमने ऑलरेडी अभी कर ली हैं, कुछ क्लासेस में ब्रेक लगा है, तो आप लोग ज्वाइन जो करेंगे उनको भी वो क्लासेस मिल जाएंगी, वो लोग देख सकते हैं। सो दैट इज द थिंग, and that is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.